जी गुड इवनिंग। अब आगे से शुरू करते हैं। क्या है, क्वेश्चन आंसर वाला जो सेशन है, जो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन पूछूंगी, वो अब लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी आज क्या है कि कुछ लोगों को जल्दी जाना है तो उनका ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, इसलिए तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ, अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया था, यहाँ पे जल वर्ग देख लिया था अपन ने, है ना। अब यहाँ पे हम क्षीर की बात करेंगे। क्षीर का मतलब दूध की बात करेंगे, ठीक है। तो अतः क्षीर वर्ग, पहला वर्ग जो तोय वर्ग था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्षीर वर्ग के अंदर क्या बोल रहा है कि कितने टाइप का दूध होता है, तो आपको ये संख्या याद रखनी है कि कितने टाइप का दूध होता है। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बस वो याद करते जाना, उतना ही पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछते। तो कितने टाइप का होता है, 8 तरह का होता है। इसमें ये 8 तरह कौन कौन से हैं कि देखो, गव्यम, माहिषम, आजम, च कारभम। कारभम पूछा गया है कि किसको कहा है, कि कारभम ऊँट को बोला है, ऊँटनी को, उसके दूध को, ठीक है। फिर स्त्रैणम, स्त्री का। उसके बाद में आविकम, आवी मतलब भेड़, ठीक है, भेड़ का। फिर कहा है कि एक एकम, एभ, एक शेफम। और क्या है, एक शेफ, एक शेफ मतलब एक खुर वाला, जिसके एक खुर होता है वो, तो वो कौन से 2 जानवर हो जाते हैं, एक तो घोड़ा और दूसरा गधी, ठीक है। ये ऐसे करके टोटल 8 शीर बनते हैं। तो देखो जितने जानवर तुम्हें याद आते हैं, जिस जिसका दूध हम यूज़ कर सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, गधा, गधे को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, गधा, घोड़ा और एक मानुस, ठीक है। इसके अलावा एक हथीनी और है इसके अंदर। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि किस किस के दूध अपन यूज़ में लेते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये याद हो जाएगा। ये 8 जो होते हैं ना, इसके नाम आपको याद होने चाहिए शीर वर्ग के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो 8 दूध होते हैं, इसमें से इन सब के एक तरीके से जनरलाइज अगर मिल्क की बात करें, अगर दूध दुग्ध के गुण देखें, तो वहाँ पे ये श्लोक का आता है। इस श्लोक को आप लोग याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाता है, वाइवा के अंदर कभी कभी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक श्लोक चरक के अंदर आएगा, तो वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको याद करना होगा। ये याद कर लोगे तो अच्छा है। देखो क्या है कि दूध कैसा होता है, स्वादुपाक रसम, स्निग्धम, ओजस्यम, धातुवर्धनम। स्वादुपाक, पाक यहाँ पे क्या बोला है, विपाक को बोला है। हमने आपको रस, गुण, वीर्य, विपाक, इसका एक जो इंट्रो है वो दिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी आपको विपाक पता है। विपाक मतलब क्या है, एक तरीके से मेटाबॉलिज्म समझ लो उसको, है ना। तो जब दूध जब मेटाबॉलाइज होता है तो उसका पाक कैसा होता है, स्वादु, मधुर होता है। फिर क्या है कि स्निग्ध होता है, ओजस्य मतलब कि ओज को बढ़ाने वाला होता है। और क्या है, धातुवर्धनम, धातु कौन सी, रसादी जो धातु है उसको बढ़ाने वाला होता है। तो देखो धातुवर्धन क्या है, इस ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि ये मधुर रस का है। हमने क्या बोला था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यथापूर्वम बलावहा, स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाया, और फिर यथापूर्वम बलावहा, ऐसा बोला था। इसका मतलब क्या है कि जो मधुर है वो सबसे ज़्यादा बलवान रस है। बलवान के अंदर मैंने क्या बताया था कि बलवान कैसे है, क्योंकि ये जो सातों धातु है उसको बढ़ाएगा। धातु से तो शरीर बना है, अगर धातु बढ़ जाएगी तो शरीर भी बलवान हो जाएगा, तो धातुओं को बढ़ाएगा। फिर सभी धातुओं का सार क्या होता है, ओज होता है, तो ये ओज को भी बढ़ाएगा। ऐसे याद रखोगे। कैसे कि स्वादु रस है भाई, मधुर रस है, तो वो क्या करे, बलवान है। बलवान है का मतलब क्या करेगा, सात धातु को बढ़ाएगा। धातु को बढ़ाएगा तो जो धातु का सार आता है उसको क्या बोलते हैं हम, ओज, तो वो ओज को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन याद हो गई। दूसरा कैसा होता है, ये स्निग्ध भी होता है, दूध स्निग्ध होता है ना भाई, उसके अंदर घी भी आया हुआ होता है तो स्निग्ध होता है। फिर अच्छा, इस सब से ये क्या करेगा कि ये वात पित्त का शमन करेगा। वृश्य होगा, श्लेष्मल का मतलब क्या होता है, कफ को बढ़ाएगा। दो श्यामकता देखो इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद देखना। देखो वात और पित्त को तो क्या करेगा, शांत करेगा, और श्लेष्मा कफ को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा ये आप बता सकते हो, क्या है कि कैसा है, ये स्निग्ध है और स्वादु रस का है। तो मधुर जो गुण होता है और जो स्निग्ध जो गुण, मधुर जो रस होता है, स्निग्ध जो गुण होता है, वो कफ को बढ़ाने का काम करते हैं, हमें पता है, इसलिए कफ को बढ़ाएगा। और क्योंकि शीत प्रकृति का होता है और स्निग्ध होता है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, वात और पित्त का भी शमन करेगा। शीत प्रकृति का होने की वजह से पित्त का शमन करेगा, और स्निग्ध है इसलिए वात का शमन करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वात का जो प्रधान गुण है वो रुक्ष बताया था हमने, तो उसके काउंटर एक्शन वाला, क्योंकि ये स्निग्ध होता है, इस वजह से ये वात का शमन करता है। तो यहाँ पे इसको किसको अंडरलाइन करोगे, जो श्लोक नहीं याद करेंगे वो ये देख लो कि वात पित्त को हरने वाला होता है और श्लेष्मा को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि गुरु शीतल होता है, ठीक है। फिर देखो एक इसका और गुण है कि ये वृश्य होता है। ऐसा वृश्य, ये दुग्ध है, वृश्य और कौन सा, गाय का दुग्ध आएगा। वृश्य गाय का जो घी है वो भी आएगा, और जो नवनीत होता है मक्खन वो भी आएगा, ठीक है। तो गाय की जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसा समझ लो कि वो सारी जो है वृश्य है। इसके अलावा एक जल ऐसा था, कल की क्लास में पढ़ा था, एक जल ऐसा था जो कि वृश्य था, बताओ कौन सा था।
इतने सारे जल पड़े थे, उसमें से एक वृक्ष था, बताओ फटाफट। वृक्ष का मतलब रवीना, वृक्ष फर्स्ट क्लास में बताया था, वृक्ष का मतलब होता है जो शुक्र धातु को बढ़ाए, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जो सातवीं धातु शुक्र है उसको बढ़ाने वाला जो होता है वो वृक्ष होता है। बिल्कुल, कोकोनट, नारियल, नारियल पानी जो था वो वृक्ष था, ये मैंने बोला था इसको याद करोगे। एक क्या है यहाँ पे, दूध घी, वो भी किसके, स्पेशली गाय के, वो वृक्ष होंगे, ठीक है, एक चीज़ इसको याद रखोगे। अब देखो आगे चलते हैं, पढ़ते तो हो तुम लोग। अब यहाँ पे गाय की दुग्ध की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसका, याद करो तो अच्छी बात है, वरना इसकी जो जो चीज़ें बता रही हूँ वो देख लेना। तो देखो, अत्र गव्यम तू जीवनीयम रसायनम, कैसा है, जीवनीय। जीवनीय का मतलब होता है जो जीवन आयु को बढ़ाने वाले जो द्रव्य होते हैं, जो आयु को प्रमोट करेंगे। आयु को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति की जितनी आयु होनी चाहिए, हम 100 वर्ष की आयु कलयुग में मान के चलते हैं, तो अगर ऐसा है कि उसका खान पान इस तरीके का है कि वो 60 वर्ष तक ही जिएगा, तो उसकी आयु को 60 से 70 तक कर देगा, 80 तक कर देगा। इसको हम बोलते हैं आयु को बढ़ाना। ऐसे नहीं कि 100 से वो सेंचुरी मार के 150 साल जी करके जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। तो जितना वो एक्सपेक्टेड उसकी लाइफ है अभी, उससे वो थोड़ा बढ़ा देगा उसको। तो जीवनीय होता है, और क्या होता है, रसायन होता है। अभी देखे नहीं थे क्या था, दुग्ध के गुण क्या कहते हैं कि धातु वर्धनम होता है और ओज को बढ़ाता है। तो रसायन का भी ये काम है। रसायन भी मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या, लाभोपायो ही शस्तानम रसादीनम रसायनम। ऐसा जो द्रव्य जो कि सातों धातुओं के लिए हितकारी, जो सातों धातु को बढ़ाए, उसको हम रसायन बोलते हैं, ठीक है। फिर एक मिनट रुकना। फिर क्या कहा कि देखो, शतशीर्ण के अंदर हितकर है, मेध्य होता है, बल्य होता है, स्तन्यकरम होता है और सर होता है। शतशीर्ण रोग है, इसके लिए हितकर है, ठीक है। और क्या है, मेध्य है, मेध्य मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। बोलते हैं ना गाय के दूध से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि लघु, ये कंपैरेटिवली जो है ना वो लघु होता है। फिर क्या है, ये बल्य है, वो हमने देखा ही था। स्तन्यकरम है, स्तन्य को बढ़ाने वाला काम करेगा। स्तन्य मतलब मातृ जो दुग्ध होता है, लैक्टेशन, लैक्टेशन इंड्यूस करेगा। कौन सा सिद्धांत लगेगा इसके अंदर, देखो द्रव्य सामान्य का सिद्धांत लग रहा है। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें बताया था, सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, कि जो द्रव्य है, द्रव्य से जब द्रव्य बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सामान्य। और उसके अंदर भी कौन सा सामान्य, द्रव्य सामान्य, क्योंकि ये द्रव्य से बढ़ रहा है। तो स्तन्य कर्म परम है, कौन सा वाला, इसको याद रखना। स्तन्य कर्म कौन सा है, कि जो गाय का दुग्ध है वो स्तन्य कर है। गंगा जल भी ओजोवर्धक है, वृक्ष मतलब बोझ बढ़ाता है। ऐसा वैसे नहीं कह सकते हैं प्रज्ञा। वृक्ष क्या है, शुक्र की जो उपधातु होती है वो ओज है, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, हमने रस आदि से जो बना है, मज्जा लास्ट बनती है, मज्जा के बाद में शुक्र बनता है, तो मज्जा से शुक्र बना मान लो, ठीक है। तो एक कैसा हुआ कि मज्जा बनी, उसके बाद में शुक्र बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया, वो है वृक्ष, ठीक है। अब क्या हुआ, इस शुक्र को भी, शुक्र के ऊपर भी अग्नि काम करती है, शुक्र के ऊपर अग्नि काम करके और सीधा वो बनाती है ओज। बाकी सभी धातुओं में साथ में इसके मल बनता है, हर धातु के साथ में ऐसे मल बनता है, लेकिन शुक्र से जब ओज का कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे कोई भी मल नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शुक्र को बढ़ाएगा वो ओज को भी बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र तो यहाँ पे बढ़ गया, है ना। अब अगर कुछ ऐसा होता है जो इसके आगे भी फर्दर, जो शुक्र से ओज में कन्वर्ट करने वाली जो अग्नि है इसके ऊपर काम करेगा, तो वो ओज को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली वो इससे भी बेस्ट होगा जो कि ओज को बढ़ाता है, समझे। एक तो शुक्र को बढ़ाना एक बात है, लेकिन ओज को बढ़ाना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि ये उससे की उससी लेटर स्टेज है, समझे क्या। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, इसका इफेक्ट आता है कि जो वृक्ष होता है जो शुक्र को बढ़ाता है वो ओज को भी बढ़ाता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ओज को बढ़ाने वाला ही वृक्ष होता है। वृक्ष का सीधा साधा रिलेशन हम शुक्र से ही लेते हैं। देखो, वृक्ष के अंदर श आता है, शुक्र के अंदर भी श आता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो देखो क्या था, स्तन्यकरम था और दूसरा सर था। सर कौन से दोष का गुण था, सर था पित्त का गुण। हमने जो टेस्ट दिया था आपको, उस टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन था कि सर किसका गुण होता है, सर पित्त का गुण होता है। सर का मतलब होता है एक रेचन करने वाला, ऐसा समझो इसको, विरेचन, लैक्सेशन करवाने वाला जो होता है ये वो गाय का दुग्ध होता है, क्योंकि देखो ये स्निग्ध है और ये क्या है, गुरु है। इससे जो स्निग्ध और गुरु द्रव्य होते हैं वो क्या, कोष्ठ को पूरा मृदु कर देंगे और विरेचन करवाने का काम करेंगे। विरेचन मेरे हिसाब से सभी लोग समझते होंगे, फर्स्ट क्लास में भी बताया था मैंने, विरेचन का मतलब लैक्सेशन करवाना, ठीक है। तो सर होता है ये।
फिर आगे देखो क्या है कि श्रम ब्रह्म मद अलक्ष्मी श्वास कास अति त्रुटि शुद्ध सबके अंदर काम आएगा। श्रम करेंगे, श्रम करने पे थक जाते हैं ना, तो श्रम के अंदर श्रम और ब्रह्म साथ में याद करना। फिर मद अलक्ष्मी, मद, अच्छा देखो मद क्या, अल्कोहलिज्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब किसी को हैंगओवर हो जाता है तो तुम है ना, अगर तुमने देखा होगा तो उसको है ना दूध पिला देते हैं उसको शांत करने के लिए, तो ऐसे तुम इसको कोरिलेट कर सकते हो। एक अलक्ष्मी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अलक्ष्मी को नाश करने वाला गाय का दूध है, गाय का जो घृत आगे पढ़ोगे वो भी अलक्ष्मी को नाश करने वाला होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। फिर श्वास कास अति तृट, तृट मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो, और भूख लगी हो तो प्यास लगी हो भूख लगी हो दूध पिला दो। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात नहीं है, बस अलक्ष्मी वाला है वो तुम याद रखना। एक मद वाला तुम्हें याद रह जाएगा, हैंगओवर में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखो जीर्ण ज्वरम मूत्र कृच्छम रक्त पित्तम च नाशेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है। तो जीर्ण ज्वर में, जीर्ण ज्वर मतलब जो ज्वर को 8 दिन बीत जाते हैं ना, ज्वर मतलब फीवर, जब उसको 8 दिन बीत जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं जीर्ण ज्वर, ठीक है। तो उसके अंदर हितकारी है एक मूत्र कृच्छ, मूत्र कृच्छ मतलब डिसयूरिया, डिसयूरिया के अंदर हितकारी है। रक्त पित्तम मैंने तुम्हें बताया था, कई शरीर के जितने भी छिद्र हैं उसमें से अगर ब्लड निकलने लगे तो हम उसको रक्त पित्त बोलते हैं। जैसे एपिटेक्सिस हो गया, अगर वही नाक से निकलेगा तो एपिटेक्सिस हो गया, अगर वो मुख से निकलेगा तो हेमोप्टिसिस हो गया, ठीक है। रक्त पित्त के अंदर हितकारी है, तो देखो इसको ध्यान रखना। फिर क्या है, अब ये भैंस का दूध आ रहा है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इससे है ना एमसीक्यू बनता है। इससे क्या एमसीक्यू बनेगा, ये एक लाइन दे देते हैं, ये एक वर्ड दे देते हैं कि हितम अत्तग्नि अनिद्रेभ्यो, कौन सा ऐसा दुग्ध है जो दो में काम आएगा, पहला अति अग्नि में और दूसरा अनिद्रा के रोगी में। तो देखो ये जो भैंस होती है, भैंस देखो कैसी होती है, भारी होती है ना बिल्कुल, तो उसका जो दुग्ध भी होता है ना वो बहुत अतिशय गुरु होता है, भैंस का दूध बहुत गुरु होता है, इसलिए बोलते हैं भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि कैसी मोटी हो जाती है, क्योंकि वो गुरु होता है। एक कंपैरिजन और तुमने सुना होगा बचपन में कि दूध के रिस्पेक्ट में, कि जो गाय का बच्चा होता है वो पैदा होते ही दौड़ने लग जाता है, लेकिन जो भैंस का बच्चा होता है वो बैठा रहता है, आलसी होता है। क्योंकि आलसी क्यों होता है, क्योंकि उसका जो दूध है बेचारे का, उस भैंस, उसका गलती नहीं है, उसकी मम्मी का जो दूध है वो ही बहुत गुरु है, इस वजह से उसके अंदर कफ दोष बढ़ जाता है तो और वो आलसी हो जाता है। तो देखो ऐसे कोई लोग हों जिसकी तीक्ष्ण अग्नि हो, एक रोग होता है भस्मक रोग बोलते हैं हम उसको, अत्यग्नि, उसमें रोगी को जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अपन खाना कितना ही खिला दो, जैसे खिला दो वो खाली हो जाएगा, उसके बाद में वो और खाना खाना करेगा, और अगर हम उसको उस वक्त खाना नहीं देते हैं तो वही चीज़ हो गई जो हमने हेमंत ऋतु के अंदर पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि हेमंत ऋतु में अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर हम खाना उसको नहीं देते तो क्या करती है, सातों धातुओं का पाचन करती है, सातों धातु का पाच करने के बाद में ओज का पाचन करती है, और एंड में आकर के वो क्या करेगी, वो प्राणों का पाचन करती है, मतलब इंसान मर जाता है। तो ये अति अग्नि के अंदर ये दूध देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुरु होता है, इसको पचाने के लिए कोई हलवा नहीं है, ऐसे ही नहीं पचेगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, तो तब तक हमें टाइम मिल जाता है, इसलिए अत्यग्नि यानी कि तीक्ष्ण अग्नि की चिकित्सा है। दूसरा अनिद्रा वाला जो पेशेंट है जिसको इंसोम्निया है ना, उसके लिए उसको देते हैं, क्योंकि ये कफवर्धक होगा गुरु होने से, इसलिए अनिद्रा में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये तुम्हें याद भी रह जाएगा। अब देखो बकरी का दूध, बकरी का दूध क्या है कि ये लघु होता है। अब इसके अंदर ये लघु क्यों होता है, इसके ये 3 रीज़न देते हैं, कि 3 रीज़न कैसे देते हैं कि कोई चीज़ लघु कैसे होती है, कि इस पर डिपेंड करता है कि बकरी खा पी क्या रही है। तो सबसे पहले खाने की बात करते हैं, तो खाती क्या है, वो कटु तिक्त आहार खाती है, जो उसका भोजन होता है वो सारा कटु तिक्त होता है। फिर हम पीने की बात करते हैं, तो पीती क्या है, बहुत थोड़ा पानी पीती है, पानी पीती है लेकिन थोड़ा पीती है। और क्या करती है, व्यायाम करती है, मतलब दिन भर भागती उछलती कूदती रहती है ना, तो क्या करती है, व्यायाम करती है। इन सब चीज़ों की वजह से ये उसके आहार और ये उसका विहार, इन सब चीज़ों की वजह से, ये माइक किसका ऑन है, म्यूट कर दो। सुभाष, माइक म्यूट करना। इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, जो अजा का दुग्ध होता है वो लघु होता है। देखो हमने यहाँ पहला वाला जो श्लोक था उसके अंदर क्या पढ़ा कि दुग्ध सारे क्या हैं, शीतल है, दुग्ध सारे गुरु हैं, लेकिन क्या होता है उसमें से अधिकांश जो दुग्ध है, एक कॉमन बात करें तो सारे जो दुग्ध होते हैं वो शीतल होते हैं, हाँ सारे दुग्ध गुरु भी होते हैं, लेकिन ये अजा दुग्ध जो है वो एक्सेप्शन है, वो क्या है, लघु होता है। बकरी देखो कैसी होती है, छोटी सी होती है ना, गाय भैंस देखो बड़ी बड़ी होती है, उसके बकरी को उसके कंपैरिजन में छोटी होती है, तो उसका दूध भी क्या होगा, लघु होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए इतना बता रही हूँ, ये पूछा जाता है कि लघु कौन सा है, तो वो बकरी का है। अभी आगे आएगा उष्ण भी आएगा,
हमने पढ़ा कि दूध शीत होता है, लेकिन उष्ण भी आएगा, जो ऊँटनी है उसका उष्ण होता है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस है, इसको तुम देखना। फिर देखो ये 3 चीज़ें इसने बता दी कि ये लघु क्यों होता है। कल हम आपसे क्लास में पूछेंगे कि किस लिए ये लघु होता है, ठीक है। फिर देखो क्या बोला कि आजम किस कौन से रोग में इसका यूज़ कर लोगे, तो आजम शोष, ज्वर, श्वास, रक्त, पित्त, अतिसार, जित। अब शोष के अंदर, शोष मतलब राजयक्ष्मा है ना, टीबी ले लो उससे, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। फिर ज्वर, श्वास, रक्तपित्त और अतिसार नाशक। अतिसार जित है, इसको याद रखो कि बकरी का जो दूध है वो अतिसारजित होता है। अतिसार मतलब डायरिया। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे चलो, ऊँटनी का दूध। ऊँटनी से याद करो, ऊ से ऊँटनी और ऊ से उष्ण। ऊँटनी का कैसा होता है, उष्ण होता है, ठीक है। अभी आप एक शब्द पढ़ोगे उसके अंदर वो भी उसके कंपैरिजन हम ऊँटनी के साथ ही करेंगे। एक शब्द मतलब बताए ना, जो गधे और घोड़े हैं, उन दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे अभी साथ में। तो अभी इसको ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है कि ईषद, रुक्ष, उष्ण, लवण, औष्टकम। कैसा होता है, थोड़ा रुक्ष होता है, उष्ण है, नमकीन है, लवण होता है। तो उलाला होता है ना, उलाला उलाला, तो उलाला याद रख लो कि उष्ण का क्या होता है, लवण होता है। याद रखना, इसको ये पूछते हैं, ठीक है। ऐसे जब चरक में पढ़ोगे, इसमें अंदर दूध और मूत्र, इन दोनों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है। उसमें क्या, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, हाथी का जो मूत्र होता है उसको लवण बताया। तो खैर वो जब चरक पढ़ेंगे तब उसके अंदर बात करेंगे। अब देखो क्या बोला, कहाँ गई, हाँ उष्णम। फिर क्या होता है, दीपनम होता है, लघु होता है। दीपन क्यों है, क्योंकि उष्ण है। दीपन का मतलब क्या होता है, जो अग्नि को बढ़ाता है ना, वो दीपन होता है। और साथ ही साथ ये क्या है, लघु है, तो इस वजह से भी दीपन है। तो क्या करेगा, अग्नि का, एक मिनट, क्या है, श्वास का मतलब अस्थमा। हाँ, अस्थमा से रिलेट कर सकते हो तुम। बहुत सारे टाइप होते हैं, श्वास को भी है ना ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल। अलक्ष्मी का मतलब बॉस। अलक्ष्मी का मतलब होता है, देखो अलक्ष्मी को कैसे रिलेट करोगे। अलक्ष्मी मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं ना अपने साथ में, एक तो होता है फिजिकली बुरा, दूसरा होता है अपीरियंस वाइज, ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन भी इसमें ले सकते हो। मतलब अशुभ जो चीज़ें होती हैं ना, उसको हम अलक्ष्मी से रिलेट करते हैं। लक्ष्मी का मतलब होता है देने वाली। लक्ष्मी का मतलब होता है श्री। लक्ष्मी का पर्याय क्या होता है, श्री। श्री मतलब शुभ। तो जो भी अशुभ चीज़ें होंगी वो सारी लक्ष्मी के अंदर आ जाएगी। ग्रह रोग जो होते हैं, ग्रह रोग मैंने आपको बताए थे ना, जो मानसिक व्याधियाँ होती है, इसके अलावा जो भूत प्रेत से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो भी ग्रह रोग के अंदर आती है, तो वो भी अलक्ष्मी के अंदर आ जाती है। समझ रहे हो, अलक्ष्मी मतलब जितनी सारी बुरी चीज़ें तुम मेंटली जो रिलेट कर सकते हो वो सब अलक्ष्मी के अंदर आएगी। हाँ, तो कहाँ चल रहे थे अपन, औष्टम, दीपनम, लघु। दीपनम होता है, दीपन करने वाला होता है। देखो बाकी सारे जो होंगे ना, वो अग्नि मंद करने वाले होंगे, अग्नि को कम करेंगे, क्योंकि वो गुरु भी है और वो शीतल भी है। लेकिन ये वाला ऊँटनी का दूध देखो, ये बेचारा राजस्थान का है, तो ये क्या है, लघु भी है और उष्ण भी है। ऊँट देखो कहाँ पाए जाते हैं, गर्म एनवायरनमेंट में आते हैं ना, अपने यहाँ पे राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसलिए उष्ण है, अग्नि को बढ़ाने वाला है। फिर क्या है, शस्तम। शस्त मतलब प्रशस्त है, अच्छा है, किसके लिए, वात, कफ, आनाह, कृमि, शोफ, उदर, अर्शसान। देखो किसके अंदर, अब अगर ये उष्ण है और लघु है तो क्या करेगा, ये उष्ण है तो वात का भी नाश करेगा, और क्या है, लघु है, इसकी वजह से ये कफ का भी नाश करेगा। तो ये वात और कफ को शांत करने वाला है। इससे पहले जो हमने देखे थे सामान्य गुण, वो क्या देखा था कि वात और पित्त को शांत करने वाला था, क्योंकि वो शीत था। अब ये उष्ण है, इसलिए वात और कफ को शांत करने वाला हो गया, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तुम्हें कि इसको करेगा, ये तो तुम गुण से ही बता सकते हो। यहाँ पे दीपनम है, उष्ण है, उष्ण और लवण है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा इसके अंदर किस में यूज़ करोगे, देखो, हाँ, ऊँट जो होता है, ऊँट के ऊपर ऐसे हम्प होती है ना, उसमें कुबड़ होती है ना, वो कुबड़ किससे कर रही है, उसको कुबड़ को जो है ना कछुए से रिलेट करो थोड़ा सा। तो ऊँट के अंदर जो कुबड़ होती है उसको कछुए से रिलेट करके KSUA, थोड़ा अजीब सी ट्रिक है पर ये तुम्हारे काम आएगी। कछुआ, कछुए की जगह कछुआ कर दो इसको। तो के से क्या है, कृमि, एस से शोफ, यू से उदर और ए से अर्श। तो ऊँट क्या है, ऊँट की जो कुबड़ होती है वो कछुए जैसी होती है, इसलिए कछुआ याद करोगे कि किस किस में काम आएगा, कृमि, शोफ, उदर और अर्श के अंदर काम आएगा। ये तुम्हारे सब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव में ऐसे इतना नहीं पूछते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बस इसका रस ध्यान रख लेना। अब देखो एक ये मानुष दुग्ध के बारे में बताएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये है ना कई बार MCQs में पूछा जाता है कि जो मानुष दुग्ध होता है, लघु गुण के कारण बात नहीं बढ़ेगा। देखो हाँ रवीना, एक सिद्धांत होता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाव का सिद्धांत। अभी आप देखोगे किंचित दोष प्रशमनम, नहीं ये वाला कोटेशन नहीं आता उसमें, सॉरी। चरक सूत्र 26 के अंदर एक है ना, एक बड़ा सा कोटेशन आता है कि कुछ द्रव्य जो होते हैं वो प्रभाव से, वीर्य से काम करते हैं, कुछ रस से करेंगे, कुछ गुण से करेंगे, कुछ जो होते हैं प्रभाव से काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो होती है, यहाँ पे हमने देखा कि वात है और कफ है, ठीक है। गुण क्या था अपने पास में, लघु था और उष्ण था। तो ये जो लघु इसका जो गुण है ना, ये वात को बढ़ाने का इस वक्त काम नहीं करेगा। हम कहते हैं कि ये जो है ये कफ को बढ़ाने का, ये कफ को कम करने का काम करेगा। तो जितना ये कफ को कम कर रहा है ना, वात को बढ़ाएगा, हाँ वात को ये बढ़ाएगा, लेकिन ये कफ को ज़्यादा कम कर रहा है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा गुण कब जो है किस दोष पे काम करेगा। तो ये प्रभाव, इसको बोलते हैं कि ये प्रभाव होता है। और प्रभाव को आचार्य ने बोला कि ये अचिंत्य है, इसके बारे में नहीं सोचना का, इसके बारे में हम नहीं सोच सकते। हम कौन सा जो गुण है वो कौन से दोष को बढ़ाएगा, इसके बारे में हम नहीं कह सकते जब हम एक क्यूमुलेटिव बात करते हैं। समझ रही हो। यहाँ पे हम एक रीज़न दे सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे लघु गुण है इसलिए कफ को कहीं कम कर रहा होगा, और इसके अंदर क्योंकि उष्ण गुण है तो ये वात और कफ दोनों को कम कर रहा होगा। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो है ये वात को भी तो इसको बढ़ाना चाहिए, इसका जो एक्शन है अभी ये कफ के साथ ही है। एक चीज़ होती है केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म पढ़े हो, है ना। उसके अंदर क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जब हम मिक्सचर बनाते हैं डी और एल का, है ना, डी प्लस माइनस एल ऐसे करते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि कोई मिक्सचर होता है तो उसके अंदर जो हम जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ये बहुत सटल लेवल पे होता है। इसलिए आचार्य ने बोला कि इसके अंदर टाइम वेस्ट मत करो। आचार्य चरक बोलते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, अगर बुद्धिमान वैद्य होगा, तो द्रव्यों के प्रभाव के कारण के ऊपर चिंता नहीं करेगा। ऐसी सिंपल सी एक साफ बिल्कुल लाइन बोलिए। तो हमें भी इसके ऊपर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अचिंत्य है, प्रभाव से काम करते हैं। ठीक है रवीना। कहाँ पे थे हम? बकरी देख लिए थे, ऊँटनी भी देख लिए थे हम, है ना। अब स्त्री के दुग्ध में आ गए थे हम। तो क्या होता है, मानुसम जो होता है वो वात पित्त का नाश करने वाला होता है, जो हमने पहले वाले गुण में देखा, क्योंकि ये शीत प्रकृति का था इसलिए, ठीक है, और गुरु था। फिर क्या होता है, वात पित्त असृक, असृक भी है यहाँ पे, रक्त, वात पित्त और रक्त तीनों को शांत करने वाला होता है। और अभिघातज अक्षिरोचित, अगर अभिघात से हुआ, अभिघात का मतलब कहीं चोट लग जाए, उससे अगर अक्षी रोग होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं। अब ये फालतू की चीज़ें, अभिघात हो गया, अक्षी रोग हो गया, ये याद रखना कि हम इसका तर्पण आश्योतन और नस से करते हैं। क्या करते हैं, TAN। स्त्री के दुग्ध में क्या होता है, टैनिंग हो जाती है। देखो टैनिंग किसको होगी, मनुष्य को ही होती है ना। तो और कई ऐसे कभी सुने हो, गाय धूप में खड़ी है और काली हो गई वाइट से, ऐसा नहीं होता। तो टैनिंग जो है वो मनुष्य के अंदर ही होती है, इसलिए TAN जो है वो मनुष्य के दुग्ध के अंदर आएगा। क्या, तर्पण करेंगे, आश्योतन करेंगे और नस्य करेंगे इसका, स्त्री के दुग्ध का। किसके अंदर करोगे, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, तर्पण और आश्योतन, वो अक्षी आँख के लिए करते हैं। ठीक है। नस्य जो होता है वो हम नाक से कुछ मेडिकेटेड ऑयल होता है उसको डालते हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके, उसको हम नस्य बोलते हैं। ठीक है। आश्योतन और तर्पण क्या होता है, ये एक सिमिलर सी चीज़ें हैं। क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसको लिटा देते हैं, एक उड़द का आटा लेते हैं, है ना, अच्छी तरीके से गूँथ करके। जैसे मान लो ये पेशेंट लेटा है, इसकी आइज़ है ये, इसकी आइज़ की चारों तरफ ऐसी एक पाली बना लेते हैं, एक ऐसा घेरा सा बना देते हैं। ठीक है। फिर ये पूरा ब्लॉक हो गया। अब इसके ऊपर से जो मेडिकेटेड हमारा ऑयल है उसको डाल देते हैं। जब कहाँ तक डालते हैं उसको, कि जब तक उसकी आंखों की जो पलकें हैं ये डूब ना जाए, तब तक उसको डाल देते हैं। तो हम उसको तर्पण बोलते हैं। ठीक है। इसी के अंदर अगर हम इस तेल को लेकर के आँख खोल करके उसके अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके डालें, उसको 2 अंगुल की ऊंचाई तक डालते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, तो हम उसको आश्योतन बोलते हैं। तो ये सारी जो नेत्र रोग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी मैंने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। तो हम टैन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, मानुष दुग्ध के अंदर करते हैं। ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, भेड़ का दुग्ध। भेड़ का दूध सबसे निकृष्ट होता है। ये जो वर्ग है ना, इसके अंदर हमने क्या किया था, यूजी में हमने इतना नहीं पढ़ा था, लास्ट में छोड़ दिए थे ये दोनों चैप्टर 5th और 6th। इसके अंदर क्या देखा था, जो भी वर्ग है ना, इसके अंदर सबसे श्रेष्ठ कौन है और सबसे निकृष्ट कौन है, बस इतने से हमारा काम चल गया था। लेकिन आपको अभी जो बताया है वो याद रखना, क्योंकि सिर्फ यही नहीं करना ना, आगे भी तो पढ़ना है। हमने पहले नहीं पढ़ा तो हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है,
इसे तुम पहले से ही पढ़ लो। तो देखो क्या बता रहा है कि ये जो है वात व्याधि हर होता है, इसका बस ये एक ही प्रॉपर्टी अच्छी है, बाकी सारी बकवास पढ़ोगे तुम इसके बारे में। क्या पढ़ोगे देखो कि ये हिदमा श्वास पित्त कफ प्रदम, हिक्का करेगा, श्वास कर देगा, पित्त को बढ़ाएगा और कफ को भी बढ़ाएगा। वात को तो शांत कर देगा लेकिन ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। इसलिए ये जो है ना आवी का जो दूध है और आवी का जो घृत है, भेड़ को आवी बोलते हैं ना, वो हमेशा निकृष्ट होता है। तो श्रेष्ठ किसका होगा? गौ दुग्ध और गौ घृत जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। अब ये इसके अंदर आगे आएगा तो उसके अंदर पढ़ना तुम। अब यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है कि कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा निकृष्ट है, बताओ। अब क्या बोला कि हस्तिन जो है वो स्थैर्यकृत, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि स्थैर्यकृत डैश डैश स्थैर्यकृत, बताओ कौन सा। तो हाथी, हाथी कैसा होता है? मोटा ताजा होता है, तो स्थिरता करने वाला होगा। कुछ याद ही नहीं करना है इसके अंदर, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मानुष के अंदर हमने 10 बता दिया था तुम्हें। बकरी का क्या होता है? बकरी छोटी सी होती है तो उसका कैसा होता है? लघु होता है। उष्ट्र कहाँ? उष्ट्र से उलाला याद करोगे, उष्ट्र से उष्ण याद करोगे तो उष्ण और लवणीय रस युक्त होता है, ठीक है। फिर उष्ट्र की जो पीठ होती है वो कैसी होती है? उसमें हेम्प होती है ना, तो वो किसकी जैसी होती है? कछुए की जैसी होती है। तो KSUA ना, कृमि हो गया, शोफ हो गया, उदर हो गया और अर्श हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हें सारे याद हो गए हैं। अब आगे देखो एक शव, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं। एज इट इज़ इसको श्लोक को याद कर लोगे तो बहुत आनंद में रहोगे तुम लोग, बता रही हूँ। क्या है कि ये कैसा होता है? बाढ़म उष्णम तू एक शफम और लघु होता है। बाढ़म उष्णम मतलब बहुत ज़्यादा उष्ण होता है। इससे पहले उष्ण कौन सा था? उष्ण हमारा ऊँट था। अभी देखा था ना कि ऊँट और इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे, तो देखो कंपेयर करना कि उष्ण कौन सा था, वो भी था। उष्ण ये भी है लेकिन ये ज़्यादा उष्ण है, ये बाद में आया तो ज़्यादा उष्ण है। दूसरा, इसके अंदर 2 पार्टी मिली है, कौन सा? घोड़ा और गधा दोनों मिल गया तो ये बहुत ज़्यादा उष्ण हो गया, ठीक है। और कैसा है? ये लघु भी है, वो भी लघु था, ये भी लघु है। फिर अब ये लाइन पूछ लेते हैं, शाखा वात हरम सामलम जड़ता करम, बताओ कौन से गुण का लक्षण है, कौन से दुग्ध का लक्षण है? तो किसका है ये? एक शव का है। शाखा वात हरम, ठीक है। सा अम्ल लवण, इसके अंदर क्या है? अम्ल भी है। उसके अंदर क्या था? सिर्फ लवण था। इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दो, देखो इसके अंदर सारी चीज़ें ज़्यादा है। उसके अंदर सिर्फ उष्ण था, इसमें बाढ़म उष्णम है। उसके अंदर सिर्फ लवण था, इसके अंदर अम्ल भी है साथ में, ठीक है। और क्या है? जड़ता गरम, ये क्या करता है? अंगों को जड़ बनाने वाला होता है। अम्ल हिंदी पढ़ लेते हैं, देखो क्या है कि अतिशय उष्ण होता है, लघु होता है, शाखाओं की वायु को नष्ट करने वाला होता है, थोड़ा अम्ल होता है, नमकीन है और अंगों को जड़ बनाने वाला होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कच्चा दूध, अगर कच्चा दूध पियोगे तो वो कैसा होगा? वो अभिसंधि होगा, वो गुरु होगा। अभिसंधि लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, अभिसंधि का मतलब होता है जो स्रोतों को ब्लॉक कर दे, स्रोतों में चिपक जाए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो कफ को बढ़ा दे वो अभिसंधि होता है, ठीक है। तो अगर कच्चा पियोगे तो अभिसंधि होगा, गुरु होगा, कफ को बढ़ाएगा, स्रोतों को ब्लॉक कर देगा, अल्टीमेटली क्या करेगा? अग्निमंद करेगा। ये सारी चीज़ें किसको इंडिकेट करी है? अग्निमंद को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। फिर अगर ऐसा नहीं करो, क्या करो? अगर युक्तिपूर्वक पकाओगे तो अनअभिसंधि और लघु हो जाएगा। अब इसमें युक्तिपूर्वक का क्या मतलब है? युक्तिपूर्वक का मतलब जितना उबालना चाहिए उतना, ऐसा नहीं दूध को ऐसे सिर्फ गर्म कर दिया छोड़ दिया, वो मलाई आगे ठीक है छोड़ दिया, नहीं, उसको उबालना है, उसमें बॉयल आना चाहिए, 2-4 बॉयल अच्छी तरीके से लेने हैं फिर उसको छोड़ना है। अब उबालना ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उबाल उबाल के औटा दिया बिल्कुल, क्योंकि अगर औटा दिया तो इसके अंदर और दूसरी चीज़ें हो जाएगी जो कि अभी आगे बताएंगे कि अगर इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो देखो क्या कह रहा है कि अगर भवेत गरियो अतिश्रितम, गरी श्रितम, श्रित बोला था ना, क्वाथ को बोलते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा उबाल दिया उसको तो क्या हो जाएगा? गरियो, गरियो मतलब बहुत भारी हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गुरु हो जाएगा। इससे पहले वाला जो कच्चा था वो भी गुरु था, वो भी प्रॉब्लम कर रहा था। अब ये तो बहुत ज़्यादा औटा दिया तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, क्या कि बहुत ज़्यादा गुरु हो जाएगा। और धारोष्ण जो होता है वो अमृतोपमम, धारोष्ण का मतलब जो क्या होता है कि जो गाय जो दूध देती है, ठीक है, तो वो जो तुरंत जो दूध निकल रहा होता है उसी वक्त, जिसको अभी अपन ने इकट्ठा नहीं किया, सीधा जो उसके थन के माध्यम से पिया जाता है, उसको हम धारोष्ण बोलते हैं, जो सीधा निकलता है। धारोष्ण क्यों? क्योंकि उसकी जो धार निकलती है ना, गाय की जो बॉडी का मतलब जो पशु है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तो दूध का टेम्परेचर भी वही होता है, तो वो थोड़ा सा हाई होता है ना। और वो जब जस्ट निकल रहा है, वो ठंडा नहीं हुआ, जस्ट निकल रहा है, तो वो क्योंकि वो उष्ण है और धार के रूप में निकल रहा है, इसलिए उसको धारोष्ण बोला है। अब अमृतोपमम डैश कर देते हैं, बताओ कौन सा? तो धारोष्ण। अब इसमें ध्यान रखना है, इसकी ये गाय के दूध की सम्मान में 2 शब्द नहीं बोले हैं। हमेशा क्या करते हैं हमारे क्लास में बच्चे, क्या करते थे कि
कुछ भी हो, कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ हो, वो हमारी गौ माता के लिए है, क्योंकि गौ तो माता होती है, तो सारी अच्छी चीज़ें वो गौ माता के अंदर डाल देते थे। तो एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, तो वो सारा ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ था कि उसमें सब में गौ माता डाल दिया था। तो याद रखना, अमृत के समान कौन सा होता है, वो धारोष्ण होता है। ठीक है, अमृत की धार याद करना, अमृत की धार। अब देखो दही पढ़ेंगे, यहाँ पे दूध अपना कंप्लीट हो चुका है, दही पढ़ो, दही भी बहुत अच्छा है। ये क्या है कि अम्ल पाक रसम, वो क्या था, उसमें क्या पढ़ता, हमने स्वादु पाक रसम पढ़ा था कि दूध जो होता है वो स्वादु होता है, लेकिन दही जो होता है वो खट्टा होता है, हमें पता है इसमें क्या बता रहे हो। तो अम्ल पाक रसम होता है। दूसरा ग्राही होता है, ग्राही मतलब ऐसा समझ लो कि मल को बांधने वाला होता है। जो अतिसार वाला पेशेंट होता है ना, अगर हम उसको ये चीज़ देते हैं, ग्राही जो चीज़ होती है वो बद्ध विटकता करता है, मतलब मल को बांधने वाला होता है। ठीक है, तो ग्राही होता है। और क्या होता है, गुरु उष्ण, देखो उष्ण है, किसी ने सोचा था, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी, जब मैंने पहली बार मुझे पता चला था कि दही जो होता है वो उष्ण होता है, तो मुझे जान करके बहुत शौक लगा था कि दही को तो क्या बोलते हैं मम्मी कि मत खाओ, ठंड लग जाएगी। सर्दियों में मना करते हैं ना कि दही ठंडा होता है तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि ठंड लग जाएगी, लेकिन दही क्या होता है, उष्ण होता है। और क्या है, वातजित है। अच्छा देखो क्या करेगा अब ये, अम्ल रस का है, ठीक है, गुरु है और उष्ण है, तो क्या करेगा, पहली बात तो ये वात का शांत करेगा, वात को शांत करेगा। फिर अम्ल रस का है, उष्ण भी है, तो क्या करेगा, पित्त का प्रकोप करेगा कि नहीं करेगा। फिर गुरु भी है तो ये क्या करेगा, कफ का प्रकोप भी करेगा, तो ये पित्त और कफ को तो बढ़ाएगा लेकिन वात को ये शांत करेगा। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हम देखेंगे ना कि दही कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फर्स्ट ईयर में आएगा, ये सेकंड ईयर में आएगा, ये थर्ड ईयर में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा कि दही कब खाना है और कब नहीं खाना है। इसके ऊपर कंप्लीटली एक पूरा थीसिस का टॉपिक होता है ये। तुम इतना सा लग रहा है ना, एक सर है हमारे, काशीनाथ सम नहीं सॉरी सर्वेश, डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल, उनकी बुक जो है स्वस्थ व्रत, अगर तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर चलती है। तो प्रोफेसर है वो, उनका जो थीसिस का टॉपिक है वो यही है कि दही का सेवन कब करना है कब नहीं करना है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो हमने जो तीन चीज़ें आपको बताई थी अभी कि ये वात को तो शांत करेगा, कफ और पित्त को बढ़ाएगा, सारा मटेरियल इसके चारों ओर ही घूमता है, तो सबका अपन को इसी का ही ध्यान रखना है। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये, कि ये वातजत तो होता है लेकिन ये और क्या करेगा कि ये मेद, शुक्र, बल, श्लेष्मा, पित्त, रक्त, अग्नि और शोफकृत होता है, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। मेद धातु को बढ़ाएगा, शुक्र को बढ़ाएगा, वृश्य होता है, अभी हमें आगे आएगा, वृश्य होता है, ठीक है। बल को बढ़ाएगा, श्लेष्मा को भी बता दिया, पित्त को भी बता दिया, पित्त के जैसा ही रक्त होता है, हमने बोला था कि पित्त जहाँ जहाँ पित्त बढ़ता है वहाँ रक्त भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों की सिमिलरिटी है, ठीक है। अग्नि को बढ़ाएगा और शोफ पैदा करने वाला होता है, शोफ मतलब स्वेलिंग करेगा, ये दही जो होता है वो स्वेलिंग करता है। अभी देखना इसका आगे इसका भाई आएगा तक्र, तक्र में क्या करते हैं, दही को मथ देते हैं, बस जो दही है उसको ऐसे ही मथ दिया, तो वो जो होता है ना वो शोफ को हरने वाला हो जाता है। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देखो कि जो दही दूध जो है सॉरी दही जो है वो शोफ को करने वाला है, लेकिन उसी से बना तक्र है, उसमें किया कुछ नहीं, सिर्फ मंथन किया है, वो शोफ को हरने वाला है, तो ऐसा क्यों, ठीक है, अभी बताएंगे ऐसा क्यों। तो इसको ध्यान रखना कि क्या क्या करेगा, कौन कौन सी धातु बढ़ा रहा है भाई, देखो मेद धातु को बढ़ाएगा, दही खाने वाले क्या है, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। फिर शुक्र को बढ़ाएगा क्योंकि ये वृश्य होता है, दूध का प्रोडक्ट है ना, तो वृश्य होता है, तो ये दो तो जो है ये धातु को बढ़ाएगा, और एक साथ में किसको, रक्त को, तीन तो ये धातु को बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, और जो बुरी चीज़ ये कर रहा है वो क्या कर रहा है कि भाई ये शोफ कर सकता है, आपको स्वेलिंग इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर रहा है, रोचिष्णु, रुचि उत्पन्न करता है, खाने में दही मिल जाता है तो अच्छा लगता है ना, खट्टा खट्टा सा, तो रुचिष्णु शस्तम अरुचो, क्योंकि ये रुचि उत्पन्न करता है इसलिए अरुचि में शस्त है। फिर क्या है, शीत के विषम ज्वरे, ये यार अंडरलाइन करो, विषम ज्वर के अंदर हम क्या करते हैं, दही का यूज़ करते हैं। ज्वर के अंदर क्या बोलते हैं कि दही मत लो, क्योंकि ज्वर क्या है, पित्तज व्याधि होती है। अगर अपना देखें तो मम्मी क्या बोलते हैं, भाई ठंड लगी हुई है, बुखार आ रहा है तो दही नहीं लेना। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज्वर क्या होता है, पित्तज व्याधि होती है, और ये तो दही तो पित्त का प्रकोप करने वाला होता है, तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जो विषम ज्वर है, एक ज्वर का टाइप है, आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, विषम ज्वर क्या होता है, उसके अंदर दही लेना का बताया है। अब इसीलिए तो ये चीज़ पूछी जाती है, एमसीक्यू में ये पूछते हैं कि विषम ज्वर के अंदर क्या पथ्य है, तो इसमें से निम्न में से पथ्य है विषम ज्वर के अंदर, तो उसके अंदर दही ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर देखो क्या है कि पीनस के अंदर, पीनस मतलब जुकाम, किसी ने सोचा था जुकाम के अंदर दही खा लो, जुकाम के अंदर तो दही का मना करते हैं, लेकिन क्योंकि ये उष्ण प्रकृति का है और अग्नि को बढ़ाने वाला है, इसलिए पीनस के अंदर बताया है। फिर मूत्र कृच्छ के अंदर बताया है, और रुक्षम तो ग्रहणी गृहते, बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, ये PG-19 में AIPGT-19 के अंदर पूछा गया है कि गृहिणी रोग के अंदर कौन सा दही लेने का विधान है। फिर उसके अंदर रुक्ष था, स्निग्ध था, रुक्ष उद्धृत था,
फिर ऐसा था ना रुक्ष ना स्निग्ध, ऐसा था। तो रुक्ष का मतलब जिसके अंदर से स्नेह पूरा निकाल दिया हो, वो ऊपर से ऊपर घी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रहिणी हमने क्या देखा था, आईबीएस से कोरिलेट कर रहे थे इसको। इसके अंदर अग्नि वैसे ही मंद है, अग्नि वैसे ही दुष्ट है, तो अगर इसके अंदर और घी और आ जाएगा साथ में तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, इसीलिए रुक्ष बताया है। ठीक है, तो रुक्षम तो ग्रहणी के थे। फिर क्या बोला, अब यहाँ पे ऋतु बता दी कि देखो कहाँ कहाँ नहीं करना, कि एक तो नैवाद्यान निशि, एक तो निशि के अंदर मतलब रात के अंदर यूज़ नहीं करना। चरक जो है वो 2 चैप्टर के अंदर चीख चीख के बोलते हैं, न नक्तम नदी दधि पुंजित, न नक्तम दधि पुंजित। हमारे ये एक लाइन है ना, फिक्स हो गई, दिमाग के अंदर बैठा दी थी सर ने।